नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज हम देखते हैं और मिलते हैं हिमांशु को और समझते हैं कि रेरा के हिसाब से जो चैनल पार्टनर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, अगर उन्होंने एग्ज़ाम्स नहीं दिया है या उनके पास रेरा सर्टिफिकेशंस नहीं है, तो उनके डील्स और उनके ब्रोकरेज बिल्स पे क्या असर पड़ सकता है? तो हिमांशु, आप मुझे ये बताइए, रेरा के एग्जाम्स के ब्रोकर्स के लिए कंपलसरी है क्या? ऑल रेरा फ्रेमवर्क में नॉट ओनली एग्जाम, पहले ट्रेनिंग एंड उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, उसके बाद एग्जाम, देन रजिस्ट्रेशन, द होल प्रोसेस इज कंपलसरी। सब ब्रोकर्स के मतलब रेरा सर्टिफाइड ब्रोकर होने के लिए ये सारा प्रोसेस पूरा प्रोसेस कंपलसरी में है। कंप्लीट करना जरूरी है। 20 आवर्स का ट्रेनिंग, उसके बाद ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट कंप्लीशन का, आफ्टर दैट जो एग्जाम्स का शेड्यूल आता है वो टाइम टू टाइम आता है, नॉट रेगुलर बेसिस पे, बट आपके प्रोसेस में आप एंटर हो जाते हो तो यू हैव टू कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस टू गेट रजिस्टर्ड इन द रेरा। तो ये जो एग्जाम्स है ये कितनी फ्रीक्वेंसी में हो रहे हैं? रेडा की एग्जाम फ्रीक्वेंसी तो लो है, बट आप प्रोसेस में एटलीस्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं, तो एटलीस्ट वो आप प्रोसेस में है वो आप शो कर सकते हैं। एग्जाम तो आई थिंक 6-8 महीने लगते हैं उसको रीशेड्यूल होने में। 6 महीने का ड्यूरेशन होना चाहिए, 3 महीने का, बट वो थोड़ा सा डिले चल रहा है। तो मेन मेरा जो क्वेश्चन है, ये मेन मेरा जो मुद्दा है इन सब क्वेश्चंस के पीछे का, कि समझो कि एक एग्जाम, रेरा एग्जाम से दूसरे रेरा एग्जाम के बीच में किसी ब्रोकर का अगर रेरा सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में वो ब्रोकर डेवलपर से ब्रोकरेज क्लेम नहीं कर सकता, या कैसे काम पर कर पाएगा वो बंदा? नहीं, वो प्रोसेस में है, एटलीस्ट वो प्रोसेस का लेटर, रिक्वेस्ट लेटर डाल सकता है उसमें, और कि उसका एक्सपायर हो गया है तो एटलीस्ट ही इज इन प्रोसेस, तो उसका एक्सपायर होने से पहले ही प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए। बिकॉज रेरा रजिस्टर ब्रोकर होना इम्पोर्टेंट है टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ कंसल्टेंसी और ब्रोकरेज। तो ये जो रेरा रजिस्ट्रेशन की हमने बात करी उसके हिसाब से ब्रोकर्स जो है ये अपने इनवॉइस, मतलब जो ब्रोकरेज बिल्स होते हैं, एज पर रेरा क्या गाइडलाइंस है, ये कब रेज कर सकते हैं या कब डेवलपर से अपने ब्रोकरेज बिल दे के मांग सकते हैं? रेरा गाइडलाइन के हिसाब से इमीडिएटली आफ्टर द रजिस्ट्रेशन they can start the process of developer can receive the bills and invoice from the respective brokers. A broker also can submit accordingly, and all the relevant document has to be submitted along with, like his address proof, MSME certificate, RERA certificate, and GST is applicable, then the GST certificate. These are the relevant documents to be submitted. In short, KYC to be submitted along with the invoice. ओके। और ये रजिस्ट्रेशन के कुछ गाइडलाइंस है, वो कब होता है, कितने परसेंटेज पे रजिस्ट्रेशन वो कर टेन पाते हैं? परसेंट पे ऑलरेडी मेंशनड है। 10% पे रजिस्ट्रेशन, 10% पेमेंट के बाद में प्रॉपर्टी हैज टू बी रजिस्टर्ड, रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। 10% रजिस्ट्रेशन होता है। यस। आती हूँ मैं मेन सवाल पे, हिमांशु। डेवलपर्स सीपीएस की ब्रोकरेज, आपके पास रेरा सर्टिफिकेट नहीं है या आपका रेरा एक्सपायर हो गया है, ये बोल के उनकी ब्रोकरेज रोक सकते हैं? नहीं, वो रोक सकते हैं, उनको एज पर गाइडलाइन ही चलना होता है। रेरा की गाइडलाइन बोलती है कि रेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो, और आपके साथ में पैनल में इम्पैनल नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप उनको नहीं इशू कर सकते हैं। दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट द सबमिट द इनवॉइस एंड गेट द respective brokerage with the claim. ओके। एंड समझो कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, जो ड्यू, प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में इसकी कोई जरूरत नहीं होती। इसकी कोई जरूरत नहीं है, when the सपोजिंगली OC, डेवलप, हाँ, हाँ, डेवलपर के पास डील हुआ है तभी ये हो सकता है। डेवलपर के पास में भी अगर ओसी रिसीव प्रॉपर्टी है तो भी वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है। ये ओसी रिसीव हो जाने के बाद रेरा का रेलेवेंस नहीं रहता है, नहीं रहता है, इवन इफ इट इज। रेगुलेशंस नहीं रहते हैं। रेलेवेंस तो होता हो, रेगुलेशंस नहीं है उसमें। यू कैन रिसीव द ब्रोकरेज आफ्टर गेटिंग ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। ओके। ओके, गॉट दैट। ये बहुत अच्छा इंसाइट दिया है आपने। एंड मुझे ये भी बताइए कि जो मतलब डेवलपर्स के पास में जो बिल रजिस्ट्रेशन हुआ है, बिल रेस करा है,
अब डेवलपर बिल नहीं दे रहा ये बोल के कि जो ड्यू पेमेंट है वो क्लाइंट ने क्लियर नहीं करा है, आप पहले उनसे पेमेंट लाके दीजिए हमको, फिर हम आपका ब्रोकरेज क्लियर नहीं, करेंगे। दैट इज नॉट एब्सोल्युटली रेलेवेंट। वो एक केस आएगा, ऑब्जेक्शन फाइल करने का केस आएगा कि व्हाई इज दैट, बिकॉज लेट पेमेंट ऑलरेडी द सीआरएच पार्ट एंड लेट पेमेंट डेवलपर कैन चार्ज फ्रॉम द क्लाइंट। तो लेट पेमेंट का इंटरेस्ट वो डेवलपर चार्ज कर सकता है क्लाइंट से, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसल्टेंट पे नहीं होती है। कंसल्टेंट कंप्लीट द डील, 10% पेमेंट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, ही इज लाइबल टू गेट द ब्रोकरेज, ड्यू ब्रोकरेज। डिले पेमेंट्स एंड 100% पेमेंट आएगा या पेमेंट से रिलेटेड उसका कोई ब्रोकरेज या कंसल्टेंसी नहीं होता है, क्योंकि लेट पेमेंट में डेवलपर ऑलरेडी कैन डिमांड, वेदर ही डिमांड्स और नॉट, नहीं करता है डिमांड क्लाइंट को, बट वो कर सकता है, तो इसलिए वो कंसल्टेंट के पार्ट में वो रिफरेंड नहीं कर सकता। तो जो डेवलपर के पास में डील हुई है और ब्रोकरेज बिल रेज करे है सीपीज ने, एज पर रेरा गाइडलाइंस कुछ ऐसा है कि इसमें कुछ टाइमलाइन है कि इतने टाइम पीरियड में डेवलपर को ब्रोकरेज रिलीज कर देनी नहीं, पड़ेगी? ऐसा टाइमलाइन तो नहीं है किसी इस चीज़ का, बट क्या है कि सूदर चार्जेस कंसल्टेंसी चार्जेस टू बी इशूड, और उनको अपना कंसल्टेंट के भी अपने एक्सपेंसेस होते हैं। दिस इज ऑल टुगेदर बिजनेस, आपकी इनवॉइस है, आपके ड्यू पेमेंट्स है, ज़्यादा डिलेड हो जाते हैं तो बिजनेस ओवरऑल इफेक्ट होता है। सो वो प्रैक्टिस में आपको पेमेंट डेवलपर्स already has been received the payment, due payment from the client. So it's not any, there is no reason to delay the payment for the. अब मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछने वाली हूँ। जो मैंने देखा है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में एक चैनल पार्टनर सेगमेंट है जिनको आईसीपीज बोला जाता है। तो ये आईसीपीज की जो लीड जनरेशन प्रोसेस है और उसके रिलेटेड मुझे आप कुछ इंसाइट दीजिए कि हाउ डू दे डू दैट, एंड उनकी जो ब्रोकरेज वो डेवलपर्स से मांगते हैं। मैंने बहुत जगह पे ऐसे सुना है, बहुत लोगों से सुना है कि डेवलपर्स उनकी ब्रोकरेज रोक रहे हैं, उनकी लीड्स को टैगिंग प्रॉपरली नहीं मिल रहा है। इस चीज के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो मैंने भी नहीं सुना। जो आप बोल रहे हो, आपका क्वेश्चन तो कुछ मुझे रेलेवेंस नहीं लगा कि रोक रहे हैं, क्योंकि वो डेवलपर उनको एक्स्ट्रा वेटेज देते हैं इंस्टेड ऑफ उनकी रोकी तो उनकी जाती है जिनके पास बैकअप नहीं होता है, या वो डेफिनेटली उनकी मैन पावर है, आईसीपीस का बेसिकली काम है, वो सपोर्ट है, तो उसका तो नहीं रोकता। डेवलपर का क्या होता है, रोकते उनकी है जहाँ पे क्या हो जाता है, माइट ऑलवेज माइटी हैज देन लेवरेज। तो आप वीक का तो रोक सकते हैं, वीक का इन द सेंस वो आरसीपीज होते हैं। और आई मस्ट से जो आईसीपी जो नाम आपने लिया है, जो टर्म यूज किया है, दे आर नॉट कंसल्टेंट, दे आर नॉट फ्रॉम द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, दे डोंट नो अबाउट द रियल एस्टेट। वो डेटा पे काम करते हैं, डेटा से लीड जनरेट करते हैं, वो ब्लाइंड डेटा से निकाल करके डायरेक्टली लीड, क्लाइंट उनको जानता ही नहीं है कहाँ से लीड गई है। कभी बहुत सारे समय पे उसको लगता है कि उसने सोशल मीडिया पे क्लिक किया है तो शायद डेवलपर का ये शोकेस होगा जो मैं देख कर गया हूँ, बट वो लीड में टैग हो जाता है। तो इसमें कोई भी एक्यूमेन या कोई भी डेफिनेटली ये एक डैमेजिंग टू इंडस्ट्री है। जो आईसीपी क्या हो जाता है, वो 200-300 की उनकी टीम होती है, वेरियस कॉल्स करते हैं, ब्लैंक कॉल चल रहे हैं, किसी को भी कॉल करके आप प्रॉपर्टी देख रहे हो तो कोई कनेक्ट नहीं होता है, जानते भी नहीं है लोग उनको कि ये रियल एस्टेट कंसल्टेंट है। रियल एस्टेट की अगर उनको कुछ भी रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई टेक्निकल क्वेश्चन भी करोगे तो दे डोंट नो नथिंग। उसके ऊपर क्या है, वो उन्होंने मार्केट से लीड जनरेट करी थी, whoever it is, और वो बिल्डर को फॉरवर्ड कर दी। तो ये सेगमेंट जो है बहुत अच्छा हेल्दी नहीं है रियल एस्टेट के लिए। जो कंसल्टेंट है वो नीड समझता है क्लाइंट की, उसको कंपैरिजन देता है, उनको इंसाइट देता है, और स्टडी जो डेफिनेटली जो इसमें अपना जो रेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो आईसीपी से कोई रेलेवेंस भी नहीं है। उसमें एक सर्टिफिकेट ही उनको दिखाना होता है तो दिखा देंगे, अदरवाइज उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो वो जस्टिफाई करते हैं अपने काम को। तो एक्चुअली उनको जो ब्रोकरेज या उनको कंसल्टेंसी चार्जेस आते हैं, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। उनके वॉल्यूम्स में, उनके एक्सपेंसिव, वो कैपिटलिस्ट, आप सोचो ना कंसल्टेंट सेक्टर में भी कैपिटलिस्ट आ जाए। कैपिटलिस्ट मेंट फॉर द डेवलपर्स, मेंट फॉर अदर इंडस्ट्रीज, इसमें भी कैपिटलिज्म है। 300-400 की टीम है, करोड़ों रुपए का फंड्स है,
उसे लीड जनरेशन के लिए यूज करते हैं और लीड जनरेट करके वेरियस डेवलपर को सर्कुलेट कर देते हैं और वहां से उनको आइडल मनी जनरेट होता है। उसमें कोई भी उनका नॉलेजेबल पार्ट नहीं नॉलेज है। तो अपार्ट है, अकाउंटेबिलिटी भी जीरो। जीरो, दे आर यस। लेस अकाउंट, किसी को अकाउंटेबल नहीं होते, ना वो डेवलपर को अकाउंटेबल है ना वो क्लाइंट को अकाउंटेबल। मेरा वही दिस था। इज द डैमेजिंग टू द इंडस्ट्री। जो आईसीपी वर्ड यूज किया है, जिनके पास ओनली 500-300 की टीम भी किस लिए है, वो टीम इसलिए है कि लीड जनरेट करना है और लीड फॉरवर्ड कर देना। रियल एस्टेट का एक उनसे अगर इंटरव्यू भी करोगे तो उनको रियल एस्टेट के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। बस मेरा वही था दिमाग में, मैं वही सोच रही थी बहुत कि जैसे रेलेवेंट है और ऐसी एक आई कंडीशन ओपनर में। है लोगों के लिए कि ये इंडस्ट्री को खराब करते हैं ये लोग। और उसमें क्या होता है, जो नॉर्मली साइट के ऊपर जो कस्टमर या एक्चुअल जो कंसल्टेंट है उसने विजिट भी किया होता है, तो वो उनको प्लीजिंग फैक्टर होता है क्योंकि वो डेडिकेटेडली डेवलपर के साथ में लीड जनरेट करके दे रहे, तो डेवलपर उनका ही साइड लेता है। वो गलत, वो चीज़ वो गलत हो जाती है। उसमें होता यही है कि जो काम मेहनत करने वाला है या काम करने वाला है या अपने काम को जो जस्टिफिकेशन देता है, उसको ऑनर होना चाहिए टू सेव दिस इंडस्ट्री इन फ्यूचर। तो ऐसी कंडीशंस में हिमांशु, जैसे आपने बताया कि वो सिर्फ लीड्स जनरेट करके टैगिंग भेज देते हैं और वही है, क्लाइंट दिस, तो क्लाइंट को पता भी नहीं होगा होता है कुछ कि ये पता नहीं मेरा होता है हम कंसल्टेंट। कहाँ से टैग हो गए, हमको किसने कंसल्टेंट, वो अकाउंटेबल ही नहीं है ना, वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। कल को कुछ होता भी है तो वो उसके पास में वो, उसमें भी उनको भी सब इम्प्रूव करना है अपना काम। तो उनको जैसे एक पर्सनल मैनेजर अपॉइंट किया जाता है वो क्लाइंट जनरेट होने के बाद में, सपोज अगर वो स्टार्ट ऐसा प्रोसेस करते हैं तो जस्टिफिकेशन आ जाएगा। कोई क्लाइंट लीड जनरेट हुई है तो उसको अपना एक पर्सनल मैनेजर करे, उसको फिर वो टोटल कंपैरिजन दे या उसके लिए नेगोशिएशन में उसकी जाके हेल्प करे, वो भी कुछ नहीं करते हैं। कोई काम नहीं करते हैं आईसी पे। जो दे आर हैविंग देयर थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स की टीम है, वो उसको उनका टीम का काम सिर्फ ये होता है कि आज तूने कितने कॉल लीड, कितने कहाँ कहाँ पे विजिट कराए, किधर किधर पे टैगिंग दिया, वो ही रिपोर्ट लेना होता है। उसके साथ में क्लाइंट का कुछ लेना देना नहीं होता है, क्लाइंट की कोई हिस्ट्री पता नहीं होती, क्लाइंट की कोई डेमोग्राफी नहीं होती, कुछ नहीं होता। वो जस्ट वो समुंदर में जाके जाल फेंक देते हैं, इतनी मछली आ गई, वो सब सर्कुलेट करती। और फिर ऐसे क्लाइंट्स जिनका बुकिंग होता है डेवलपर्स के पास, वो तो बेचारे नोवेयर हो जाते होंगे, उनको कभी कुछ प्रॉब्लम कोचिंग, हुआ तो क्लाइंट कोचिंग भी हो जाती कौन है, क्लाइंट कौन। कोचिंग भी होती है। वो अपना साइट के ऊपर कैप्चर करने के बाद वो नंबर्स पे वो उनका प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि वो डेवलपर के रिप्रेजेंटेटिव भी दिखते हैं, बट दे आर नॉट डेवलपर, नाइदर दे आर डेवलपर रिप्रेजेंटेटिव नॉर दे आर ट्रू कंसल्टेंट, दे आर दैट पोचर्स, वो फिशिंग लाइक काइंड ऑफ अ थिंग। एंड वहाँ पर उसके लिए कुछ एक स्टेप्स इम्पॉर्टेंट है। वो स्टेप्स लेने के लिए जो एक्चुअल कंसल्टेंट है, जो ये इंडस्ट्री में एटलीस्ट स्टेप्स टू बी टेकन। तो रेरा की एग्जाम्स और जो ये रेरा सर्टिफिकेशंस बिल्स के टाइम पे जो मैंडेटरी हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये इस चीज को इम्प्रूव कर पाएगा, इसके और कुछ स्टेप्स लेने जरूरी हो में जाएंगे? इम्प्रूव हो जाएगा। एक क्लॉज, अगर सपोज एक क्लॉज आ जाता है उसमें कि each any property will not be sold without the consultants in corporation। एवरी प्रॉपर्टी में एक कंसल्टेंट का नाम होना बहुत जरूरी है, कंसल्टेंट का रेफरेंस इम्पोर्टेंट। तो ये आईसीपी भी मैनेज हो जाएंगे सब, क्योंकि वो पर्सनल कनेक्ट आएगा ही उसमें। फिर पर्सनल कनेक्ट आएगा, पर्सनल सर्विसेज आएंगे, आपका अपना एक सेटअप है। तो आप कोई भी लीड जनरेट होती है तो उसको पर्सनल मैनेजर अपॉइंट कराइए, उसको वेरियस प्रॉपर्टी में कंपैरिजन दीजिए, क्लोज करिए। उसका रेमेडी, दिस इज द ओनली रेमेडी। फॉलो तो किया है दुबई रेरा यहाँ पे, लेकिन उसको कम्प्लीटली फॉलो नहीं किया है। वहाँ पे भी विदाउट कंसल्टेंट कोई भी प्रॉपर्टी सेल नहीं होती। यहाँ पे क्या है, कंसल्टेंट को हटा दो या जिसने लीड जनरेट कर दे दी उसको, हैपेजर्ड सिस्टम है। अभी डैमेज कर रहा है वो हमको समझ में नहीं आ रहा है, जब वो चीज रिड्रेसल में आ जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, तब समझ में आएगा कितना डैमेज कर रहा था। वंडरफुल हिमांशु, तो मैं आपकी ये बात से ये समझ रही हूँ कि एक हर एक प्रॉपर्टी के साथ में जब एक कंसल्टेंट असाइन होता है, इट इज इन सेफ्टी फॉर डेवलपर, क्लाइंट से पेमेंट वगैरह के लिए, फॉर द क्लाइंट, डेवलपर से कुछ चीजें प्रॉब्लम्स है, सीआरएम से कुछ प्रॉब्लम्स है समझने के लिए, एंड एज वेल एज इट इज 100% सेफ फॉर द कंसल्टेंट्स की वो रिकॉग्नाइज हो रहे हैं और एक प्रॉपर नॉलेज के साथ में क्लाइंट को एक अच्छा प्रॉपर्टी उन्होंने बेचा है। वंडरफुल। जब इतना कंपल्शन दिया है गवर्नमेंट ने,
एजुकेशन के लिए कंपलसरी है कि आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अदरवाइज आपको कंसल्टेंसी फीस नहीं मिलेगी। तो उसका कंपल्शन आप पेपर्स में भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है, उसमें भी उसको डालना जरूरी है कि कंसल्टेंट का नाम होना चाहिए। नाम होना चाहिए मीन्स कि कंसल्टेंट को जस्टिफिकेशन मिलेगा, फिर उसके राइट्स को कोई भी ओवरलुक नहीं कर पाएगा, डिप्राइव नहीं कर पाएगा, और ये अच्छा ही होगा, बेटर होगा। इंडस्ट्री मुंबई इज फेमस, इज ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री मुंबई में, इनको पहला स्टेप लेंगे तो बेटर है, बाकी लोग फॉलो करेंगे। करेक्ट। तो चलिए हम देखते हैं आगे रेरा में कैसे इम्प्लीमेंटेशंस और बेहतर होते हैं जो चैनल अवेयरनेस भी पार्टनर्स और इम्पोर्टेंट, ब्रोकर्स के फेवर में रहेंगे। अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है। और मैंने पहले वाला एसोसिएशन को एक अपना से बहुत कन्विक्शन से रखना चाहिए, जो नहीं रखते हैं। वो क्या होता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, ये इंडस्ट्री में जो लीड जनरेशन प्रोसेस, जो कंसल्टेंट्स है उनको तो हटाना ही पड़ेगा, उसके लिए कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। जो प्रॉपर कंसल्टेंट्स है उनको भी विद द हेल्प ऑफ डेवलपर्स, क्योंकि डेवलपर्स को तो लीड चाहिए, क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, हो जाता है। अदरवाइज उसमें जो एक्चुअल डेडिकेटेडली जो एफर्ट्स करने होते हैं, उनकी सेल्स भी हैम्पर होती हैं। डेवलपर्स का प्रोडक्ट अच्छा है वो बिक नहीं पाता है, वो यही रीजंस होते हैं। इन ये जब रेक्टिफिकेशन में आएगा तो द होल इंडस्ट्री वुड बी बेनिफिट। स्पेशली डेवलपर्स के प्रोजेक्ट है वो टाइमली और अपने अच्छे रेवेन्यूज के साथ में और टाइमली रियलाइज भी हो पाएंगे। तो छोटी छोटी सी इश्यूज है, ये बहुत बड़े इश्यूज नहीं है, लेकिन इनको स्टार्ट करने के बाद के रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे दिखाई दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच हिमांशु, आपके इनसाइट्स बहुत हेल्पफुल है। और आई विश कि आपने जो भी अभी बताया है उसको बहुत आगे तक ये बात जाए और बहुत जल्दी ये सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन में आए which will be in benefits to the clients, to the channel partners and to the developers. Thank you. थैंक यू, थैंक्स।